प्रचितिगढ़ के शिखर पर कौवे के आंखों जैसे शंख ठंडा पानियों के अनेक टाके थे। उस पानी से प्यास तो बुझ जाती थी युवराज की नज़र कभी कभी सामने के वारना के विशाल खोरियों की तरफ दौड़ती जाती थी। वही थोड़ी दूर पर था। गढ़ के उस गढ़ की ही सीधी रेखा में आगे बीजापुर और बीजापुर की टेकड़ी का प्रदेश यानी कर्नाटक और तमिल देश। वहाँ पर ही थे युवराज की पूरी जिंदगी का संचय, जिंदगी का सत्य, शिव और सुंदर सब कुछ ही थे शिवाजी महाराज। उनके ही मंत्र पैरों की ओर युवराज की नज़र लगी रहती थी। दिल बेचैन हो जाता था। शाम के वक्त खेत में से आते वक्त गाय की चाह में बछड़ा जैसे मेंढी से टकरा जाए और पक्षिणी से मिलने की चाह में जैसे पक्षी का हृदय बेचैन हो जाता है। सच्चे प्रेमी के मिलने के लिए प्रेमिका जैसे पागल सी हो जाती है और भगवान की मंदिरों की सीढ़ी भक्त दौड़े उत्सुकता से, लालसा से और जैसा वो खींचा जाता है, वैसे ही संभाजी राजा अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। येसुबाई को श्रृंगारपुर में ही दिन चले गए थे। वो माँ बनने वाली थी। पेट का बच्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। शय्यागृह में संभाजी राजा प्यार से येसुबाई के पेट पर हाथ फेराते हुए बोले, कब मिलने जाएंगे येसु आबा साहेब को? आप जब कहेंगे तब। नहीं, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। गोद में बाल राजा को लेकर ही जाएंगे रायगढ़। लगे तो आबा साहेब और जगदीश्वर दोनों के ही दर्शन करेंगे। श्रृंगारपुर का पूरा परिसर यानी वन देवता की, निसर्ग देवता की भक्कम देनगी था। यहाँ ही आषाढ़ का धुआंधार बारिश जल्द ही रुकता नहीं था। भांग खाए हुए घोड़े जैसा प्रचितिगढ़ के अंग खांदे पर धो धो बहने वाली बड़ी बड़ी नहरें अभी कहाँ मनुष्य प्राणियों को उतारा देने लगी थी। अभी कुछ दिनों में ही घनघोर काले बादलों की भीड़, सौम्य सूर्य किरण धरती पर उतरने लगी थी। श्रावण घट 2 घटिका में बीच में ही एक हाथ बारिश की झड़ी लगती थी, दौड़ती आती थी और तितली की तरह भुर कर निकल जाती थी। कवि कलश, शंभू राजा के दोस्त, गुरु, दीवान और दीवाने सब कुछ ही थे। संभाजी राजा के दिल में और दरबार में उनकी एक खास जगह थी। प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़कर इतने ऊंचे शिखर पर वो जा पहुँचे थे कि अनेक लोगों को देखा नहीं जा रहा था। ये भी अच्छे तरीके से वो जानते थे। अपने हाथों से कुछ भी गलत ना हो, इसलिए वो अकेले खुद को बंदिश में रखना पसंद किया करते थे। दिन पर दिन कवि कलश जी का महत्व बढ़ता ही जा रहा था। संभाजी राजा के दरबार में इस वजह से दरबार के अनेक महत्वाकांक्षी कवि कलश जी का द्वेष मत्सर करने लगे थे। संभाजी राजा, ये शब्द कवि कलश ने जिंदगी में पहली बार सुना था। तब वो 20 साल के तरुण थे। उन्होंने वज्र भाषा का और संस्कृत भाषाओं का ऐसा सखोल अभ्यास किया था कि जैसे कि दोनों ही भाषा उनके घर में पानी ही भरती हो। उम्र के 20 पूरे होने से पहले ही उन्हें एक उत्तम वज्र भाषा का कवि मान्यता उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। वो मुख्य मथुरा के थे। संस्कारक्षम उम्र में ही उन्होंने बनारस, प्रयाग, मथुरा यहाँ के अनेक ज्येष्ठों के सम्मेलन में उन्होंने हाजिरी लगाई थी। अनेक प्राचीन और समकालीन
कवियों की कविता वैसे ही लोकगीत अनेक उनके जीभ पर हमेशा रहती थी। वज्र भाषा का एक उत्तम कवि सिर्फ कवि ही नहीं, वो कवियों के महफिल के एक कलश थे। कलश कहलाने लगे थे। कवि कलश उनका नाम पड़ चुका था। प्रयाग के मुरलीधर शास्त्री का लड़का यानी उमाजी पंडित यानी कलश मुरलीधर शास्त्री ये विठोजी भोसले के कुल के प्रयाग के उपाध्याय थे। कवि भूषण अनेक उनके बाद उत्तम हिंदुस्तान शिवाजी राजा के जाहिर गीत के एक पक्कड़ पंडित थे। उस गुनाह के लिए उन्हें प्रयाग के मुगल कोतवाली में उन्हें बुलाया गया और धमकी दी गई। एक दिन कवि कलश रोज की तरह सवेरे संगमापर पर गए और पवित्र स्नान संपन्न किया। गीले कपड़े में ही वो अपने बाड़े में वापस आए। आंगन में तुलसी वृंदावन के पास उनके पिताजी अस्वस्थ होकर उनकी ही राह देख रहे थे। कलश अंदर आते ही उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खिड़की बंद कर दी। वो गंभीर पर धीमी आवाज़ में कहा, चलो चलो जल्दी करो, ज़्यादा समय मत लगाओ, घोड़ा बाहर निकालो। बाबा इतनी कैसी घाई है? रायगढ़ से संदेश आया है, शिवाजी राजा अपने शंभू नाम के पुत्र के साथ आने वाले हैं। कुछ दिनों में आगरा आने वाले हैं। औरंगजेब के कृष्ण कृत्य पर राजा को भरोसा नहीं है। इस वजह से भोसले ईमानदारी रखने वाले उत्तर के 3-4 कर्ताओं को उन्होंने आगरा की तरफ जल्दी से जल्दी बुलाया है। ऐसे कठिन प्रसंग में सच कहे तो मुझे ही निकलना चाहिए था, परंतु इस उम्र में मुझे प्रवास की भागदौड़ में सहन नहीं कर सकता। कवि कलश ने ज़रूरत का सभी सामान लिया और गठड़ी बांधकर पानी पीने के लिए फिरकी का लोटा लिया। मुरलीधर शास्त्री से इजाज़त लेते वक्त कमाल के भाव विवश वो होकर बोले, अपने कुटुंब पर परंपरागत उपाध्याय होकर भी भोसलों की बहुत मदार है। इस वजह से तू शिवाजी राजा का और उनके पुत्र का जो भी काम पड़े वो कर। परचक्र के कारण डरे हुए हिंदुस्तान के 33 कोटि देवी देवता भी शिवाजी राजा की ओर बड़ी आशा से नज़र लगाए हैं। अपने पिताजी का आदेश सिरोधर मानकर तुरंत कवि कलश आगरा गए। वो शिवाजी राजा के सेवा में हाजिर हुए। एक बार पूजा करते वक्त कलश के मुख से संस्कृत का पठन राजा ने सुना। तभी तुरंत उन्होंने नेमणूक संभाजी राजा के पास उनकी कर दी। कलश संभाजी राजा से 10 साल से बड़े थे। श्रृंगारपुर के उमाजी पंडित ने संभाजी राजा को संस्कृत भाषा में रुचि लगाई। मात्र कवि कलश को सुमधुर आवाज़ में संस्कृत भाषाओं के मधुर काव्य पंक्ति युवराज का तन मन गुम हो जाता। आगरा के वास्तव में उन दोनों की दोस्ती ऐसी हुई कि ज़रा से भी काम के लिए अगर कवि कलश उनसे ज़रा से भी दूर हो जाते तो संभाजी महाराज उदास हो जाते। तब शिवाजी महाराज ने आगरा से बाहर निकले तब आंखें पोंछते हुए कवि कलश को बोले, हम दक्षिण देश में जा रहे हैं, पर हमारा प्राण दीवा यहाँ पीछे रहेगा, उसका ख्याल रखें। महाराज ने हाथ की उंगलियों से अंगूठी निकालकर निशाने के तौर पर दी, कवि कलश को दी और सबसे विदाई ली। बाद में कवि कलश और उनके दोस्त सक्सेना आगरा में कुछ गुप्त जानकारी निकाल रहे थे। एक बार उन्हें संशयास्पद स्थिति में घूमते हुए उन नागरिकों की तरह उन्हें बुलाया, उन्हें कैद किया, मारपीट कर उन्हें सरहद के पार भेज दिया।
वहाँ से वो मथुरा आए। वहाँ एक बार शाम के वक्त उन्होंने एक कृष्ण मंदिर में ब्राह्मण बाल के वेश में एक वो नहीं क्या ब्राह्मण बालक के वेश में देखा बाल शंभू को। उन्होंने उन्हें तत्काल पहचान लिया। वहाँ पर बाजार था। वो कहने लगे सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने वहाँ कहना उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अन्ना जी त्रिमूर्ति का पीछा करने लगे। त्रिमूर्ति बंधु युवराज को लेकर दक्खन की ओर निकले। तब कविराज ने उनके साथ ही निकल आए। आगे कवि कलश संभाजी राजा का स्नेह दिन पर ही दिन ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। युवराज ने कविराज से वज्र भाषा के अनेक छंद गीते समझे। कालिदास भवभूति ऐसे नाटक कलाकृतियों का दोनों ने मिलकर अभ्यास किया। कृष्ण राधा मीरा जैसे सारा गोकुल ही कविराज की जिभ पर रहता था। उनके सहवास के साथ युवराज को भी वाङ्मय में रुचि होने लगी थी। नायिका भेद और नखशिला 7 शतक और 3 ग्रंथ लिखे। वज्र भाषा की नायिका इस ग्रंथ में उन्होंने उच्चतम श्रृंगारपुर का वर्णन किया है। वैसे ही अनेक नायिका का वेध लिया है। नृपशंभु इस नाम से काव्य लेखन कर रहे थे। संस्कृत या वज्र भाषा का काव्य लेखन का कच्चा नमूना वो तैयार किया करते थे। उस पर कविराज की नज़र फिरती थी। संभाजी राजा कवि कलश को अपना वाङ्मय गुरु मानते थे। इस वजह से उनके पहले रसिक वाचक वो बने। लेखन पर कवि कलश की सफाई का हाथ फिरता था। युवराज से होने वाले कामकाज में कवि कलश उनका साथ दिया करते थे। राज्य का कामकाज प्रशासन के सभी को तवारीख, जासूद पत्र ऐसे प्रशासकीय कविराज युवराज के साथ ही होते थे। शाम के वक्त रात को युवराज की काव्य आराधना शुरू होती थी। राजकारण और काव्य ऐसे दोनों में ही वो माहिर थे। शिवाजी राजा अगर युवराज को उत्तर में पीछे छोड़कर चले गए थे, फिर भी उनका गुस्सा सिर्फ उस वक्त का ही था। कर्तृत्ववान पिता का भावना और कुल देवताओं की विद्या देवता गणेश, शिव और पार्वती की प्रियतम सभी गुणों से वो अनेक प्रियतम सभी गुणों से उनके मन के कोपरे बार बार रोशन कर रहे थे। संभाजी राजा ने संधि मिलते ही श्रृंगारपुर के मुक्काम में बंधुभूषण संस्कृत ग्रंथ लिखने का संकल्प किया। जैसे जैसे लोग हाथ से अलग होते थे, वैसे वैसे कवि कलश का अवलोकनार्थ देने का उस सुबह अपने पुण्य प्रतापी पिता का वर्णन करने वाला श्लोक संभाजी राजा ने लिखा। हाथ से अलग किया। उस पर से कवि कलश ने नज़र फिराई, जोरों से पढ़ने लगी। कलिकाल भुजंगमावली ढम निखिलम धर्म वेलम विलभम यमम जगतम परितम शतम प्रतापम तीर्णम शम श्री छत्रपति पति जयतम कलिकामरूपी भुजंगम घालितम विळखा करितम धर्मचाम ह्रासम तारणम वसुधा अवतारलाम जगपालम उसम शिवबाकी विजयम दुदम्बिं गजुर्दम खासम कविराजम जलयम काव्यम वाहमम आपकम नृपशंभो। ऐसे ही नवीवा संस्कृति जैसे देवभाषा अपने दादाजी से शहाजी राजा से वक्त से भोसलों का घराना कैसे आई और नांदते ऐसे दिखते हैं निर्मितम। ठीक है।